Assalamualaikum viewers, myself Bushra Javi and I'm a clinical psychologist. Welcome to my YouTube channel Psyche Potential, Live Easy, Live Inspirational. Before going to the video, please make sure you have to subscribe my YouTube channel. And now let's go for the video. Our today's topic of lecture is application of social psychology in the courtroom. And first of all, we will see the applications of the social psychology to different levels of the justice, and then we will see what is the role of social psychology behind illegal behaviors and legal behaviors. In this हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। हम देखते हैं कि अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि लॉ क्यों और किस लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, लॉ इसलिए बनाए जाते हैं ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, हमें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, ह्यूमन जो है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो कि नेचर से रिलेटेड है, और नेचर का एक रूल है, नेचर इज ऑलवेज गोइंग ऑन। ठीक है, लेकिन चूंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर में रहते हुए कुछ कल्चर्स को फॉलो करते हैं, तो फिर हम जब कल्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बिहेवियर को कहीं ना कहीं हमें रेगुलेट करना पड़ता है, बिकॉज कल्चर इज अबाउट द स्टॉपिंग थिंग्स। अच्छा, अब कुछ लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो होते हैं, वो क्योंकि इंसान को हम देखते हैं कि इंसान जो है वो कल्चरल बीइंग्स हैं, तो इसलिए जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो हैं वो लॉज एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि अगर कोई लोग जो हैं वो रूल्स को रेगुलेट करते हैं, जो उन रूल्स को जो कि उन्होंने अजम्पशंस बनाई हुई अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, अगर उनको जो है वो ब्रेक करते हैं तो उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाए। ठीक है, अब हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो बेस करता है बहुत सारी साइकोलॉजिकल अजम्पशंस पर जो कि बिहेवियर के बारे में होती है। अब उसमें से सबसे पहले हम बिहेवियर देखेंगे। किसी भी क्राइम के होने के बाद अगर कोई विटनेस है तो हम उसके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि क्योंकि हम सोशल साइकोलॉजी को हम किस तरह से देखते हैं लॉ में, तो उसमें हम सबसे पहले विटनेस की बात करेंगे कि क्या हमारे पास जो क्राइम के बाद जो विटनेस आया है वो क्या हमें जो कुछ भी बता रहा है वो सही बता रहा है, और क्या उसका हाईली कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो सही है या गलत है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैन जूरर्स डिसरिगार्ड इंफॉर्मेशन व्हेन जजेस इंस्ट्रक्ट देम टू डू सो। तो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन जो है ना, अ, वो ये है कि वो ये देखते हैं कि क्या ये जो हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में साइकोलॉजिकल असम्पशंस बना रहे हैं, आर दे वारंटेड और नॉट। अच्छा, अब सबसे पहले हमने, क्योंकि हमने विटनेस की बात की कि विटनेस जो है वो किस तरह से हम देखते हैं, आई विटनेस क्या होता है और आई विटनेस की मेमोरी क्या होती है। आई विटनेस वो होते हैं जो कि किसी भी क्राइम को होते हुए या उस क्राइम सीन पर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम विटनेस से किस तरह से हम कोई ना कोई सबूत या किस तरह से विटनेस से कोई ना कोई हम एविडेंस निकलवा सकते हैं जिससे हम ये प्रूफ हो जाए कि जो सस्पेक्ट है वही कल्प्रिट है। ठीक है, सस्पेक्ट वो होता है जिसके ऊपर शक हो कि इसने क्राइम किया जा सकता, इसने क्राइम किया होगा, और कल्प्रिट वो होता है जिसने एक्चुअल क्राइम किया हुआ होता है। तो उसके लिए हम एक प्रोसीजर यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं लाइन अप प्रोसीजर। लाइन अप प्रोसीजर वो होता है कि जिसमें विटनेस को, ठीक है, सस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि इनमें से बताओ कि अगर तुमने देखा था जो भी बंदा, उनमें से अब कल्प्रिट कौन है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी होती है कि लाइन ऑफ प्रोसीजर में उसको बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ जो है वो दिखाया जाता हो, और लाइन ऑफ प्रोसीजर इसलिए किया जाता है ताकि हम एविडेंस इकट्ठे कर सकें उसके खिलाफ जिस पर हम, जो बंदा हमारे लिए सस्पेक्ट है या जो बंदा लॉ और इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए सस्पेक्ट है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि लाइन अप प्रोसीजर क्या होता है। अब उसमें ये चीज़ होती है कि देखिए, जिन बंदों को हमने आई विटनेस को एक सस्पेक्ट दिखाया, और बहुत सारे, एक बंदा तो नहीं ना दिखाएंगे हम, बहुत सारे उसको साथ में दूसरे लोग भी दिखाएंगे, जो बहुत सारे दूसरे लोग होंगे जो कि क्राइम में इनोसेंट होंगे, वो सस्पेक्ट नहीं होंगे या वो कल्प्रिट नहीं होंगे, वो हमारे पास कहलाएंगे फॉइल्स। अच्छा, अब लाइनअप के कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। टारगेट प्रेजेंट लाइनअप, ये वो लाइनअप होगा जिसमें के सस्पेक्ट ही कल्प्रिट होगा। ठीक है, यानी कि जिस पे हमें शक है वही मुजरिम है। टारगेट एब्सेंट लाइनअप, इसमें अब ये देखेंगे कि वेदर द सस्पेक्ट इज इनोसेंट। ठीक है, कि क्या सस्पेक्ट हमारे पास इनोसेंट है या नहीं है, यानी कि हमारे पास कल्प्रिट उसमें है या नहीं है।
hit or correct identification. Witness make accurate identification decisions if they identify the subject in a target present lineup. ठीक हो गया कि विटनेस जो है ना वो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन डिसीजन बनाएगा, वो टारगेट यानी कि जैसे ही वो देखेगा और बता देगा कि यही जो है वो सस्पेक्ट हमारे पास क्रिमिनल है। ठीक है, फिर आती है करेक्ट रिजेक्शन, जिसमें विटनेस देखते ही कह देगा कि इस लाइनअप में हमारे पास जो है वो कल्प्रिट मौजूद नहीं है। इनकरेक्ट रिजेक्शन में ये होगा कि विटनेस फेल हो जाएगा सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, फिर जब इनकरेक्ट रिजेक्शन के बाद आता है हमारे पास फॉल्स और मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन। इसमें ये होगा कि जो विटनेस है वो गलती से इनोसेंट सस्पेक्ट को टारगेट बना लेगा। ठीक है, यानी कि फिर वो जो है उसे पता नहीं होगा कि वो मिस्टेकनली बता देगा, यानी कि वो एब्सेंट लाइनअप में जो है वो सस्पेक्ट को, इनोसेंट सस्पेक्ट को वो वहां पर जो है वो मिस्टेकनली चूज कर लेगा। अब आगे हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ जस्टिस में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आते हैं। वो वेरिएबल्स बेसिकली हमें बताते हैं कि जो विटनेस हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उस वो कितनी हद तक जो है वो उसकी एक्यूरेसी ठीक है, यानी कि उसकी एक्यूरेसी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो है वो ये फैसला देगा। जो वेरिएबल्स हैं वो बताएंगे कि उसकी जो आई विटनेस की एक्यूरेसी इधर इट इज़ दिस एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, ये वेरिएबल्स हम इस चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम वेरिएबल्स की। इसमें दो तरह के वेरिएबल्स हैं, सिस्टम वेरिएबल्स और एस्टिमेटर वेरिएबल्स। सिस्टम वेरिएबल्स वो हैं जिन्हें के लॉ और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो जिन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है, वो अंडर कंट्रोल होते हैं। अब उसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि किसी भी विटनेस को लाइन ऑफ प्रोसीजर्स के दौरान दी जाती हैं। ठीक है, उसे बताया जाता हो आई विटनेस को कि ये इंस्ट्रक्शंस को तुमने फॉलो करके हमें जो है वो एविडेंस लेके देना है या एविडेंस के बारे में बताना है। फिर हमारे पास आ जाता है एस्टिमेटर वेरिएबल। एस्टिमेटर वेरिएबल वो चीज़ होती है जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, अब वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्प्रिट एंड विटनेस। ठीक है और फिर उसमें जिस दूसरी चीज़ आ जाती है इवेंट की, और फिर तीसरी चीज़ आ जाती है टेस्टिमनी की। अब विटनेस की टेस्टिमनी की, अब इन तीनों चीज़ों, ये तीनों चीज़ें हैं क्या? सबसे पहले ये कि जो कल्प्रिट है, जो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्प्रिट जो हैं, वो हो सकता है कि क्राइम के सीन पर जो कल्प्रिट था वो किसी और रूप में हो। ठीक है, हो सकता है उसने कोई मास्क पहना हो या उसने टोपी पहनी हो या उसने दाढ़ी रखी हो, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर वो पुलिस ने उसे पकड़ा है या लॉ के किसी दायरे ने उसे पकड़ा है, हो सकता है कि उसने अपना हुलिया चेंज कर लिया। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इज अबाउट द हुलिया। ठीक है, कि उसने अपना हुलिया, अपना रूप जो है वो चेंज कर लिया हो। फिर इवेंट, जिस इवेंट में विटनेस ने वो क्राइम देखा, हो सकता है कि जिस इवेंट में विटनेस ने वो क्राइम देखा उस टाइम पे वो स्ट्रेस्ड हो। ठीक है, या उस टाइम पे कोई लाइटनिंग इफेक्ट इस तरह का आ रहा हो कि उसे सही तरीके से जो है वो कल्प्रिट का चेहरा नजर नहीं आया हो। और फिर तीसरी बात आती है कि विटनेस टेस्टिमनी, कि विटनेस जो है वो अपनी बयान में कितना एक्यूरेट है, ये कितना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है वो देखी जाती हैं सोशल साइकोलॉजी के थ्रू। अच्छा, अब इन तीन चीज़ों में, जो अभी मैंने आपसे तीन चीज़ें डिस्कस की, इन तीन चीज़ों में जो है वो आगे फर्दर रिसर्चेस की गई, तो उनमें देखा गया कि विटनेस कैरेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने देखा कि लोग जो हैं क्या ये लोग अपने ही जैसे लोगों में, मतलब क्या जो विटनेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि विटनेस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं कि विटनेस जो है क्या मतलब फीमेल ज़्यादा अच्छी विटनेस होती हैं या मेल ज़्यादा अच्छे विटनेस होते हैं। तो इन्होंने देखा कि जहाँ पर, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा कि जहाँ पर लाइनअप प्रोसीजर की बात आती है, यानी कि जहाँ पर टारगेट प्रेजेंट लाइनअप प्रोसीजर की बात आती है, वहाँ पर वुमेन जो होती हैं वो मोर एक्यूरेट होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो बात करें कि मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन की, तो मेन जो होते हैं दे आर लेस लाइकली मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन एज कंपेयर टू द वुमेन।
ठीक है, वुमेन जो है वो लाइनअप प्रोसीजर में अच्छी होती हैं, लेकिन जो मेल हैं वो लेस एक्यूरेट होते हैं देन मेन इन टारगेट एब्सेंट लाइनअप्स। ठीक है, यानी कि वो कम मिस्टेक्स करते हैं, यानी कि मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन में ये नहीं होता कि वो किसी मासूम को, इनोसेंट को जो है वो कल्प्रिट बना के पेश कर दें, तो मेल ऐसा कम करते हैं। अदरवाइज यहाँ कोई जो है वो पेट रूल्स ऐसे नहीं है कि वुमेन ज़्यादा अच्छी होती हैं किसी भी कल्प्रिट को चूज करने में, ये मेन ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया कि लोग जो हैं वो अपने ही रेस, यानी कि अपनी एथनिसिटी, अपनी रेस और अपने जैसे मिलते जुलते लोगों के जब सस्पेक्ट्स या कल्प्रिट्स को देखते हैं तो वो उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचान लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि वो सेम रेस के लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते होंगे। ठीक है, और वो उनको ज़्यादा देर तक अपने ब्रेन में स्टे कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने जैसे मतलब लोगों को देखते हैं और आप फ़ौरन पहचान लेते हैं कि यार ठीक है, ये हमारी ही जो है ना वो तरह का लोग हैं, हमारे ही इलाके के रहने वाले लोग हैं, तो इसलिए जो है वो अपनी सेम पीपल जो है वो अपने अपनी रेस के लोगों को जल्दी जो है वो कर लेते हैं, जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, इवेंट करेक्टरिस्टिक्स में वही हमारे पास चीज़ आ जाती है कि जो है वो उस टाइम पे क्या कोई किसी ने जो है वो कोई रूप तो नहीं धारा हुआ था, या कोई इस किस्म का कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं था जिसकी वजह से कल्प्रिट जो है वो आई विटनेस जो है वो अपने बयान में, यानी कि उसे पता नहीं चल रहा हो उस टाइम पे उसने क्या देखा था, उस टाइम वो स्ट्रेस में हो सकता है या अंडर सिचुएशन प्रेशर में हो सकता है, और इस टाइम पे उसे समझ नहीं आ रही हो कि वो जो काम कर रहा है वो मतलब जो वो चीज़ बता रहा है वो एक्यूरेट बता रहा है या नहीं, उसको मतलब उस चीज़ के बारे में कोई श्योरिटी नहीं होगी क्योंकि वो उस टाइम पे अंडर स्ट्रेस था। ठीक है, अब टेस्टिमनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हम ये चीज़ें देखते हैं कि जो हमारे पास विटनेस आया है, ठीक है, वो क्या विटनेस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, क्या विटनेस हमारे पास जो मतलब करेक्टरिस उसके साथ आया है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि विटनेस का कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको कहीं न कहीं बिट्रे कर सकता है। ठीक है? तो अगर विटनेस का अगर कोई इस किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल अगर चेक करना हो, तो उसे हम 2 चीज़ों पर चेक करते हैं, ठीक है? इसको हम एक्यूरेसी और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के दरमियान रिलेशनशिप चेक करते हैं। अब उससे हमें ये पता चलता है कि एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के दरमियान अगर हम रिलेशनशिप चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या विटनेस हमें बता रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और विटनेस हमें क्या बता रहा है, ठीक है? ये एक्यूरेसी हो गई। अब इनके दरमियान जब हम रिलेशनशिप चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा, अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा तो ये बताएगा कि विटनेस ने उस टाइम पर बिल्कुल एक्यूरेट सीन पर जो है वो उसने उसकी जो कह लें कि विज़न था वो बिल्कुल ठीक था, यानी कि उसको कोई स्ट्रेस नहीं था या वो कोई शक-व-शुबहात नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन अगर एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के दरमियान रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा तो वो बताएगा कि उस टाइम पे पुअर विटनेसिंग कंडीशंस को बताएगा, यानी कि विटनेस ने जो है वो प्रॉपर तरीके से उस उसको एक्सीडेंट को देखा ही नहीं। ठीक है? फिर हमारे पास इसमें एक चीज़ आ जाती है लेंथ ऑफ टाइम। ऑब्वियसली एज़ वी ऑल नो दैट इफ़ अगर जैसे ही विटनेस के सामने या उसके सामने विटनेस के सामने जो है वो लाइनअप लगा दिया जाएगा, उसके सामने काफ़ी सारे कल्प्रिट्स खड़े सस्पेक्ट्स खड़े कर दिए जाएँगे। तो वो सस्पेक्ट्स में जैसे ही वो कल्प्रिट को देखेगा तो वो फ़ौरन पहचान लेगा। अगर तो टाइम स्पैन थोड़ा होगा तो इट इट मीन्स दैट दैट पर्सन इज़ डूइंग समथिंग करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर जितना टाइम स्पेंड बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब है कि एक पर्सन जो है वो अपने उस एक्सीडेंटल मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि वो जो है अपना जो कॉग्निटिव प्रोसेस यूज़ कर रहा है वो उस चीज़ को वो साथ ना दे रहा हो। अब इसमें फाइंडिंग्स ये सजेस्ट करती हैं दैट विटनेस हु रिपोर्ट, इस रिसर्च में ये फाइंडिंग सजेस्ट कर रही है कि दैट विटनेस हु रिपोर्ट दैट अ कल्प्रिट popped out of the lineup or who report subjectively easy process of identification tend to be more accurate than witness who report that they use a process of elimination to pick
the lineup members who looked most like the culprit, or what the identification task required a lot of cognition effort, जिसमें lot of cognition effort होंगी, यानी कि एक बंदा है वो ये कर रहा है कि पहले एक सस्पेक्ट को देखता है, उसे कहता है नहीं है, ये है, नहीं है, फिर दूसरे को देखता है, फिर है, ये नहीं है। तो ये जो है वो उस विटनेस के उसमें जो है वो एक्यूरेसी में जो है वो शक पैदा कर देती है। लेकिन एक बंदा है वो देखता है इतने सारे उसके सामने सस्पेक्ट्स खड़े हैं, उनमें से जाके फ़ौरन चूज़ करके कह देता है कि ये है। तो उसकी एक्यूरेसी और उसका जो कॉन्फिडेंस है, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा जो कि बेटर विटनेसिंग कंडीशंस को शो करेगा। अब इसमें हमारे पास आ जाता है कि सोशल साइकोलॉजी बिहाइंड इलीगल बिहेवियर्स एंड लीगल प्रोसीजर्स। अब सोशल साइकोलॉजी जो है वो इलीगल बिहेवियर्स में किस तरह से काम करती है और लीगल प्रोसीजर्स में किस तरह से काम करती है। अब हम सिस्टम वेरिएबल्स की जब हम बात कर रहे थे कि जो सिस्टम वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो किस तरह से जो है वो एक्सपेरिमेंट के काम आते हैं। ठीक है, अब हमने इनमें वो जो वेरिएबल्स हैं उनमें हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो दोनों चीज़ों को देखेगा, वो इनके दरमियान जो है वो कंपैरेटिवली देखेगा कि क्या जो प्रोसीजर अपनाया गया है उसकी प्रिपरेशंस में, ठीक है, और उस प्रोसीजर में क्या आपस में रिलेशनशिप है, क्या उनको बनाते वक्त या उनको जो है ना वो फॉलो करते वक्त कोई चीज़ें रह तो नहीं गई थी, और अगर कोई रह गई थी तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी। यानी कि वो कंपैरेटिवली दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क देखेगा, एक तो प्रिपरेशन ऑफ द लाइनअप के दरमियान फ़र्क देखेगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो सोशल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट के दरमियान डिफरेंस देखेगा। फिर आगे आ जाता है हमारे पास डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें फीचर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट कम्युनिकेट टू द पार्टिसिपेंट द एक्सपेरिमेंटर्स हाइपोथेसिस में बी प्रेजेंट। अच्छा, फिर वो ये देखेगा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट दिया है, क्या उस एक्सपेरिमेंट में होने वाला जो हाइपोथेसिस था, क्या हमने उनके पार्टिसिपेंट्स को वो हाइपोथेसिस शो कर दिया था या नहीं किया था, और अगर हमने हाइपोथेसिस शो किया था तो वो किस तरह से शो किया था। क्योंकि ये ना हो कि अगर उन्हें पता हो कि एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है और इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें देखी जाएंगी, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपना बिहेवियर जो है विटनेस वो चेंज कर ले। ठीक है, तो इन चीज़ों के दरमियान जो जितने भी डिफरेंसेस आते हैं वो चेक करते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट। अब इसमें एक चीज़ आती है लाइन ऑफ फॉइल्स। इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, मैच टू सस्पेक्ट स्ट्रेटजी एंड मैच टू कल्प्रिट डिस्क्रिप्शन स्ट्रेटजी। Suspect strategy involves choosing line of foils with features similar to those of the suspect the police have in custody. अच्छा, अब इसमें क्या देखेंगे कि ऐसे लाइन ऑफ फॉइल्स, ऐसे फीचर्स के, यानी कि फीचर्स ऑफ द लाइन ऑफ फॉइल्स को हम कंपैरेटिवली देखेंगे विद द फीचर्स ऑफ द सस्पेक्ट। ठीक है, क्या जो हमारे पास लाइन ऑफ फॉइल्स के फीचर्स हैं वो सस्पेक्ट के साथ मिलते हैं या नहीं मिलते। सिमिलरली हम देखेंगे कि मैच टू द कल्प्रिट डिस्क्रिप्शन स्ट्रेटजी के जो फीचर्स हैं चूजिंग फॉइल्स, यानी कि जो हमने फॉइल चूज किए हुए थे उनके जो फीचर्स हैं क्या वो कल्प्रिट के साथ मैच करते हैं। ठीक है, और अगर वो कल्प्रिट के साथ मैच करते हैं या कुछ हद तक मैच करते हैं, अगर तो उसके वो कल्प्रिट के साथ मैच करते हैं, ठीक है, तो फिर हम उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, अब अगर वो मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि फीचर्स ऑफ द कल्प्रिट दैट द विटनेस मेंशन बट हु वेरी ऑन अदर फीचर्स। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कल्प्रिट के साथ उसके कुछ फीचर्स तो मैच कर रहे हैं, लेकिन कल्प्रिट के अंदर कुछ और भी फीचर्स है, विटनेस ने जो फीचर्स बताए वो मैच कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि कल्प्रिट के अंदर जो दूसरे फीचर्स हैं वो आपस में उनका कोई लिंकअप है या नहीं है। ठीक है, जो विटनेस ने बताया कि ये इस तरह का जो था वो सस्पेक्ट था या क्रिमिनल था, वो और जो उन्होंने पकड़ा है जो पुलिस के पास है, अब उनके दरमियान वो मैच करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइन ऑफ प्रेजेंटेशन। लाइन ऑफ प्रेजेंटेशन में हमारे पास जो है वो तीन तरह की लाइन ऑफ प्रोसेस होते हैं। एक ब्लैंक लाइनअप होता है, एक साइमल्टेनियस लाइनअप होता है, सिक्वेंशियल लाइनअप होता है। ब्लैंक लाइनअप इन विच ऑल द लाइनअप मेंबर्स आर फॉइल्स। ठीक है, तमाम लाइनअप मेंबर्स जो होते हैं वो इनोसेंट हैं, नो सस्पेक्ट इन दिस लाइनअप। अनपॉपुलर विद पुलिस इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है वो उनको कोई सस्पेक्ट नहीं मिलता लाइनअप में। फिर साइमल्टेनियसली लाइनअप, विटनेस व्यू ऑल लाइनअप मेंबर्स एट द सेम टाइम
ठीक है, विटनेस जो है वो तमाम लाइनअप मेंबर्स को एक ही वक्त पे देखेगा। सिक्वेंशियल लाइनअप विटनेसेस व्यू ईच लाइनअप मेंबर इन टर्न मेकिंग अ डिसीजन अबाउट वेदर दैट लाइनअप मेंबर इज द कल्प्रिट बिफोर बीइंग द नेक्स्ट। अब इसमें जो है सिक्वेंशियल जो है हम एक एक करके विटनेस को कल्प्रिट दिखाते हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान उस विटनेस का जो भी बिहेवियर होता है उसको मैच करना, उसको कंपैरेटिवली देखना, ये भी जो है क्या वो विटनेस का कॉन्फिडेंस लेवल और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है क्या वो एक जैसी है, ये सारा काम भी जो है वो सोशल साइकोलॉजिस्ट का है। अब लाइन अप एडमिनिस्ट्रेटर नॉलेज, अब लाइन अप एडमिनिस्ट्रेटर नॉलेज में हमारे पास बेसिकली जो हम देखते हैं उसमें दो तरह के जो है वो टेस्ट होते हैं। एक होता है डबल ब्लाइंड टेस्टिंग और एक होता है सिंगल ब्लाइंड टेस्टिंग। सिंगल ब्लाइंड टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि क्या जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि जो इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इसको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, क्या उसके पास जो है मतलब उसके पास जो इंफॉर्मेशन है या वो जो सोच रहा है, वो जिस सस्पेक्ट को देख रहा है, क्या वो सही देख रहा है या गलत देख रहा है। लेकिन डबल ब्लाइंड ऐप टेस्टिंग में हम ये देखेंगे कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन in which neither the police officer nor the witness knows which line of member is the suspect। यानी कि उस सिंगल में पुलिस ऑफिसर को भी नहीं पता होता कि कौन सा जो है वो लाइन अप मेंबर कौन सा सस्पेक्ट है। ठीक है, यानी कि कौन सा बंदा सस्पेक्ट है उसे भी नहीं पता होता। और जो डबल ब्लाइंड टेस्टिंग होती है उसमें दोनों को ही नहीं पता होता, ना विटनेस को पता होता है ना ही जो है वो पुलिस को पता होता है कि इतने सारे बंदों में से सस्पेक्ट कौन सा है। सो इस तरह से इन इन प्रोसीजर से इनके दरमियान जो है वो चेक एंड बैलेंस का जो काम होता है वो सोशल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।